हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो बेटा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या बोले, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को बोला है। आपसे दो बोला है, मैंने चार लिख दिए। देखो बेटा, ये चुंबक की क्षण है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये दो देखो चुंबक क्षेत्र की ये रेखाएं, ये कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये आपको दो गुण बोला है बेटा, तो मैंने चार पांच लिख दिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई दो लिख देना। ये रेखाएं बंद वक्र होती है। देखो बेटा, ये जो रेखाएं वक्र में बंद होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती हैं, और जो चुंबक के भीतर से होती हुई फिर उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, यहाँ से होती हुई इधर जाती हैं। चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये कोई भी रेखा एक दूसरे को काटेंगी नहीं। चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती को दर्शाती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय रेखाएं लंबाई में संकुचित होती हैं और चुंबक के पार्श्व विस्तारित होती हैं। ये दो देखो इधर से विस्तारित होती हैं। तो चार पांच लिखा है मैंने बेटा, तो कोई दो सिंबल आप लिख देना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आया है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है, जब अवतल दर्पण, ये देखो बेटा, ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, और वस्तु को हमने कहाँ पर रखना है, अवतल दर्पण के बनते एक स्वच्छ आरेख बनाना है, वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र पर, सी पे रखना है। तो जब वक्र सी पे रखेंगे ना, तो प्रतिबिंब फोकस से होता हुआ जाता है। देखो ये फोकस से होता हुआ जाता है, तो ये चित्र बना देना है बेटा। और इस स्थिति में जितनी दर्पण की दूरी होती है ना, वही उतनी प्रतिबिंब की भी वही दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं। अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम, कांच और टिन के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये इसके उदाहरण भी हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो देखो बेटा, आधुनिक या फिर मेंडेलिव आएगा, दोनों में से एक पक्का। ठीक है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यही लिखना है। अर्थात तत्वों को यदि उनके परमाणु भार के क्रम में रखा जाए ना, तो जो गुणधर्म होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी एक टाइम के बाद फिर रिपीट करने लगते हैं वो गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पित्त का क्या कार्य है, पित्त का क्या कार्य होता है। यकृत में जो पाचक रस बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, यकृत से बनने वाला जो रस है, ठीक है, उसे पित्त कहते हैं। क्या कार्य होता है, यह क्लोम रस के साथ मिलकर आहार रस को क्षारीय कर देता है। क्लोम रस, ठीक है, के साथ मिलकर यह उसकी वसा विश्लेषक शक्ति बढ़ाकर वसा के पाचन में सहायता प्रदान करती है। इसमें कीटाणुनाशक गुण होते हैं, इसलिए यह आंतों के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यह आंत की सड़ांत को कम करता है। जब आंतों में पित्त नहीं पहुंचता है तब सड़ांत अधिक हो जाती है, जिससे मल में बदबू अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये काम करता है पित्त। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखो खाद्य श्रृंखला क्या होगा, जैसे घास को कौन खाता है, बकरी, सपोज लो बकरी को हम खाते हैं, तो इस तरीके की श्रृंखला होती है, और हमें भी कोई और खाता है ना। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विविध प्रकार के जीव जंतुओं का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य और भक्षक के रूप में संबंध होते हैं। आहार श्रृंखला प्रथम पोषण स्तर से प्रारंभ होकर चतुर्थ स्तर तक को आबद्ध करती है। इसमें ऊर्जा एवं रासायनिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता द्वारा निर्जीव पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और पुनः चक्रीकरण द्वारा जैविक घटकों में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो श्रृंखला होती है इसे हम कहते हैं आहार श्रृंखला। ये देखिए उदाहरण के तौर पर, ये घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को ये चील खा रहा है, तो ये फूड चेन हो गया। आहार श्रृंखला, कई निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधि लिखिए। हाइड्रा कैसे बनते हैं बच्चों, हाइड्रा मुकुलन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है हाइड्रा, फिर यहाँ से एक छोड़ दो, फिर यहाँ से होने लगेगा, तो मुकुलन के द्वारा होता है। किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलिंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। ठीक है, अगला है राइजोपस कैसे बनता है।
राइजोपस में जनन की मुख्य 3 विधियां होती हैं: वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन बी वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को जो दूर बिंदु होता है ना, वो अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, तभी ये चीज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, और निवारण क्या है बेटा? इस दोष को निवारण करने के लिए ना अवतल लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस, जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, उसका उपयोग करना बनता है। ठीक है, ये इसका चित्र है। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, क्या है बेटा? 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज का वर्णन करना है। तो बेटा इस चैप्टर का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर ये जो 10 है, इस पर आधारित प्रश्न आपको न्यूमेरिकल इस टाइप का मिलेगा ही मिलेगा। मैं बार बार बोलता आया हूँ। ठीक है, और इस पर मैंने 1-1.5 घंटे की वीडियो भी बना रखी है, तो उसको ज़रूर देख लेना। देखो बेटा साइज, ठीक है ना, हमें क्या दे रखा है? यहाँ लिख देंगे दिया है साइज, जो वस्तु है ना, प्रतिबिंब की, मतलब जी अगर मैं पेन बोलूँ ना, पेन की जो ऊंचाई है ना h, वो दे रखा है सपोज करो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है 18 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। जो वस्तु रखी है दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि यू दे रखा है माइनस के 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें वी निकालना है। ठीक है बेटा, तो कौन सा है बेटा? दर्पण सूत्र है, तो यहाँ लगा देंगे दर्पण सूत्र से। ठीक है, क्या लगा देंगे? दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से बच्चों 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ठीक है, सो मान रखते हैं, f का मान कितना है? माइनस के 18, v का मान हमें ज्ञात करना है, और u का मान दे रखा है माइनस के कितना? 18। सो देखिए माइनस के 18 थोड़ी ना दे रखा है, माइनस के 27। ठीक है बेटा, माइनस के 27। सो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, यहाँ 1/v बचेगा, लॉस ऑफ कितना आ जाएगा? दोनों का भागा चला जाए, 54 आ जाएगा। 27 दूनी 54, 2 कम 2, 18 तिया। ठीक है, 18 तिया 54, 27 दूनी 54 होता है। ठीक है, 18 26 18 38 8 54, 3 कम 3। ठीक है, सो ऊपर से आगे माइनस के ये चीज़। ठीक है, गुणा करोगे v कम v माइनस के 54, तो v का मान आ गया 54 सेंटीमीटर। नेगेटिव है, नेगेटिव है, यानी कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ना, वो दर्पण के सामने बनेगी। ठीक है, 54 सेंटीमीटर, प्लस होता तो पीछे बनता। ठीक है, और बेटा इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रकृति और साइज, साइज में आपको क्या निकालना होता है? आवर्धन वगैरह निकालना होता है। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। मैं चाहता हूँ आप इसके डिटेल वाली वीडियो देखें। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन नहीं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे करा रखे हैं 1 घंटे की वीडियो में। प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे? उदाहरण दीजिए। देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है? संयोजन में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ अभिक्रिया करके एक उत्पाद देता है, और वियोजन में क्या होता है? एक जो उत्पाद होता है वो वियोजित होकर 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद देता है। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, देखो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक छोटे छोटे उत्पाद देते हैं। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर निर्माण करते हैं। जैसे ये
CaO प्लस H2, CaOH का वोल्टवाइज, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ नहीं रहेगी, CaO CO3 CaO प्लस CO2, ठीक है, यहाँ H2 नहीं होगा, इसीलिए एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहे मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। इस सारणी के द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया गया, ठीक है। नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया, क्योंकि समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो सदा समान होती है, इसलिए परमाणु संख्या भी एक समान ही होगी, ये कारण था। ऑर्गन तथा पोटेशियम की परमाणु संक्रमण से 18-19 से तत्वों की बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करने पर ऑर्गन पहले आ जाता है और पोटेशियम का स्थान पीछे रह जाता है, जबकि उनके परमाणु द्रव्यमान इसके विपरीत है। नई आवर्त सारणी में इस दोष को दूर किया गया है, ठीक है। तत्वों, उत्कृष्ट गैसों और संक्रमण तत्वों को स्पष्ट रूप से अलग अलग किया गया है। किसमें? आधुनिक में। आधुनिक आवर्त सारणी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दूर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। देखो बेटा, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो 6 होता है। पहली कक्षा में 2 और बाकी रहते हैं 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो हमेशा क्रिया करने के लिए उत्सुक रहते हैं, इसी वजह से। तो कार्बन के परमाणु काफ़ी बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों की बहुत संख्या होती है। मीथेन है, इथेन है, और भी दुनियादारी बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजर पाना। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय की दाहिनी आलिंद में एकत्रित होकर दाहिनी लय में होते हुए फेफड़ों में जाता है, तथा दूसरी बार हृदय के बाएं आलिंद में फेफड़ों से फुफ्फुस सिराओं में द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार रक्त परिभ्रमण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े में लेकर शुद्ध किया जाता है और फिर शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फेंका जाता है। तो ये होता है रक्त का दोहरा परिसंचरण, ठीक है। ये देखिए, ये इस चित्र है। ये जो हृदय है ना, इसके 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। तो यहाँ से ये चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम और सूर्य ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। वैसे तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पेड़ पौधे, जीव जंतु और जलवायु द्वारा विभिन्न स्तर पर किया जाता है, लेकिन आजकल सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का भी प्रचलन बढ़ गया है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। ये देख रहे हैं ना आप। सोलर पैनल क्या होता है? सोलर पैनल वो उपकरण होते हैं जिसकी मदद से सूरज की किरणों को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में जो कण पाए जाते हैं उन्हें फोटोन कहा जाता है। इन फोटोन को सोलर पैनलों की मदद से ऊष्मा या विद्युत में परिवर्तित करने के लिए सोलर पैनलों का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनलों में फोटो वोल्टिक सेल लगे होते हैं जो सिलिकॉन से बने होते हैं। जब सूर्य की रोशनी इन सेल पर पड़ती है तो फोटोन की ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और ऊपरी परत पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को सक्रिय हो जाते हैं और धीरे धीरे यह ऊर्जा पूरे पैनल में प्रवाहित होती है और इस प्रकार विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, सेक्शन 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? हर साल आता है। तार की लंबाई पर जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध घटेगा। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। चालक का प्रतिरोध उस चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किस टाइप का हम पदार्थ ले रहे हैं ना, उस पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है।
प्रतिरोध आपके पास तीन दे रखा है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम तथा या फिर 1 ओम हो। पहले ऑप्शन में आ जाओ। अगर सबसे न्यूनतम चाहिए ना तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन दे दिया है, मान लेते हैं कि बच्चा कि ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास R3 है। 11 ओम चाहिए। अच्छा जी, तो क्या किया जाए 11 ओम मिल जाए, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ना। 11 ओम, अच्छा जी 11 ओम बोला है ना। 6, अरे भाई साहब एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो इन सबको अगर डायरेक्ट जोड़ोगे तो 11 मिल जाए। यदि R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में ना एक के साथ एक जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो देखो बेटा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 ओम आंसर। ठीक है, इसका मैं चित्र भी बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और ये तो पहला वाला हो गया। सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाइए। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है, यदि R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होता है तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान रखो पहले 1/2, 1/3, 1/6। लॉशअप क्या आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6, 1 कम 1, 6/6 1, 1/R बराबर 1, 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तिरछे गुना करेंगे R 1 कम R, 1 1 कम 1 आ गया। अच्छा मैंने चित्र बनाने की बात कही थी, बहुत आसान है यार, 3 प्रतिरोध ले लो। ये पहला वाला श्रेणी क्रम में जोड़ दे एक के साथ एक, इसे 2 ओम बोलो, इसे 3 ओम, इसे 6 ओम, ठीक है। अच्छा हमने क्या नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत बैटरी भी लगा दो, यहाँ बैटरी लगा देते हैं, ये प्लस का ये माइनस का। अब इसका समांतर क्रम दिखाना है ना, यहाँ बैटरी लगा दो एक, है ना, प्लस माइनस समांतर, एक के नीचे एक प्रतिरोध होता है, ठीक। इसको 2 बोल दो, 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। चित्र भी मैंने आपको बना के दिखा दिया, सिंपल। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है वो है डायनोमो क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा, डायनोमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। देखो डायनोमो क्या होता है, ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या है, कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण बिंदु P व Q के बीच जुड़े प्रतिरोधक, ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये डायनोमो है, ठीक है। कार्य विधि भी मैंने पूरी लिख रखी है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। और आपको पता होगा विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको तो याद रट लो, दोनों में से एक बड़े नंबर में हर साल आ जाता है, ठीक है, इसे याद कर लेना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें, इन समीकरणों को संतुलित करना है। सो देखो बच्चों, संतुलित करना मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। अब यहाँ पे आ जाऊँ, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन है और इधर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। मैं इसको लिखता हूँ H2 प्लस Cl2 तीर का निशान HCl, ठीक है। इधर 2 हाइड्रोजन है ना, इस तरफ 1 है, 1 को 2 बनाने के 2 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और इधर किलो क्लोरीन कितना है 2 है, तो ये क्या हो गया संतुलित हो गया, ठीक है। यहाँ आ जाओ, सोडियम कितना है 1, यहाँ भी सोडियम 1 है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन 1, यहाँ भी क्लोरीन 1, Ag1 Ag1, N1 N1, ऑक्सीजन 3, ये पहले से ही संतुलित है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, Mg1 ठीक है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 2 बनाने के 2 से गुणा किया, क्लोरीन 2 संतुलित हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अगले वाले में आ जाऊँ, सो देखो बेटा यहाँ Fe3 है,
इधर Fe 1 है, 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो आपको ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को 4 बनाया, हाइड्रोजन मेरा 8 हो गया, 4 दूनी 8। और यहाँ हाइड्रोजन मेरा 2 है, तो 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आराम से। अब ये वाला पहला वाला पार्ट गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और एक तत्व होना चाहिए था, जो कि मॉडल पेपर में मिस्टेक था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये जो पाचन तंत्र है, इसका नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे में के लिंग निर्धारण को समझाइए। लिंग निर्धारण पर क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। देखो, मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष रूप से गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में एक्स गुणसूत्र, नर बोले तो पुरुष और मादा बोले तो लड़की, XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इसमें स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र, ठीक है। मादा के पास क्या होता है बेटा, Y गुणसूत्र होता ही नहीं है, जबकि नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये नर है, ये मादा है। पुरुष में XY होता है और औरत में XX। जब नर का X, ठीक है, नर का X और मादा का X मिलता है ना, तब क्या बनती है, लड़की बनती है। अब जब पुरुष का Y और लड़की का X मिलता है ना, XY, तब एक लड़का उत्पन्न होता है। तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए उत्तरदायी पुरुष होता है, महिला कभी कोई उत्तरदायी नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमारा समाज जो है वो महिलाओं को ही उत्तरदायी मानता है इस चीज़ों के लिए, जो कि गलत है। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर था हिंदी मीडियम बोर्ड्स झारखंड के लिए, और बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। डिस्क्रिप्शन बच्चों ज़रूर चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है।